अगर आप ऐसा करते हो तो आप बिलीव करिए आपको सोच बहुत अच्छी बनेगी, आपका माइंड फ्रेश रहेगा। ठीक है, चलिए अब हमें क्या पढ़ना है? ऊष्मा एवं ताप। क्या पढ़ना है? ओके, पहले ऊष्मा एवं ताप को अपन जान लें बुंदेलखंडी में कि एक्चुअली ये है क्या। अरे क्लियर है? हमें दो वर्ड पढ़ना है, ऊष्मा एवं ताप। यानी ऊष्मा को कहते हैं हम हीट और ताप को कहते हैं टेम्परेचर। क्या कहते हैं? एक बात याद रखिए, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। अरे क्लियर है? और किसी वस्तु में कितनी ऊष्मा है इसका नाप कहलाता है ताप। नहीं आ रही बात समझ में? यानी ताप अलग वस्तु है और ऊष्मा अलग चीज है। हम दोनों को एक साथ समझ लेते हैं। नहीं, एक्चुअली ऊष्मा यानी ऊर्जा, और आपके शरीर में या किसी वस्तु में कितनी ऊष्मा है इसका स्टैंडर्ड, हाँ या ना, क्या कहलाता है? ताप। अब आप कहेंगे सर इसमें आपने शब्दों में हमें हेर फेर कर दिया, हमें बात समझ में नहीं आई। हम बता दे रहे हैं आपको, एक लोहे का बड़ा गोला है, एक लोहे का बहुत छोटा गोला है। आपने दोनों को गैस पर या किसी भट्टी पर रखा, दोनों को एक सी आग दी और एक समय तक दी। एक सी आग दी, एक समय तक। तो एक बात तो तय, उतनी ऊष्मा इसको मिली, उतनी ऊष्मा नहीं आ रही बात समझ में? चलो और घरेलू भाषा में समझा दे रहे। आपने एक बड़े से गंज में दूध लिया, बहुत बड़े गंज में, आपने भट्टी पर रखा। आपने एक छोटे से बर्तन में दूध लिया, आधा लीटर, आपने एक जगह रखा, दोनों को बराबर हमने आग दी, नीचे से उतनी आग दी। अब आगे ने क्या दी? ऊष्मा। आगे ने क्या दी? क्लियर है? हमने दोनों के लिए मान के चलते हैं 10 मिनट तक हमने ऊष्मा दी, तो एक बात तो तय है कि इसमें भी ऊष्मा उतनी हो गई और इसमें भी उतनी ऊष्मा हो गई। लेकिन आप घरेलू तौर पर देखोगे तो जो आपने बहुत बड़ा बर्तन रखा हुआ था, आप देखोगे, हाथ लगाकर देखोगे तो हम कहेंगे अपनी बुंदेलखंडी में कहें ये तो भी गुनगुना भी नहीं हुआ। ओके, जबकि जो आधा लीटर था वो तो उबलने लगा। नहीं आ रही बात समझ में? देखिए ऊष्मा दोनों के पास बराबर गई है, लेकिन टेम्परेचर दोनों का अलग अलग है। इसके पास टेम्परेचर अभी बहुत कम है, इसके पास टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। नहीं आ रही बात समझ? आ रही है? बस ये उसी तरीके से है जैसे आप एक जग पानी एक बड़े से बर्तन में डाल दें तो उसका लेवल नहीं बढ़ेगा। एक जग पानी यहां भी है और एक जग पानी आप किसी पाइप में डाल दें तो उस पाइप में यहां ऊंचाई तक भर जाएगा। तो हमने देखा कि एक जग पानी यहां है, एक जग पानी, लेकिन इसका लेवल और इसका लेवल नीचे है, हाँ या ना? नहीं आ रही बात समझ में? यहां पानी ज्यादा होने के बाद भी लेवल कम है, वहां इतना ही पानी होने के बाद भी लेवल ओके। बस इसी मात्रा को हम कहते हैं ताप। सुन रहे हो? नहीं आ रही बात समझ में? कभी कभी ऊष्मा की मात्रा बराबर होने पर भी ताप अलग अलग होता है। ताप कैसा होता है? तो ऊष्मा के लेवल को, ऊष्मा के स्तर को हम कहते हैं ताप, यानी ऊष्मा को ताप में नापा जाता है। क्लियर है? ऊष्मा को हम कार्य में बदल सकते हैं। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, क्योंकि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है तो हम इसे जूल में नापते हैं। काय में? ओके, काय में नापते हैं? जूल में नापते हैं। एक बात और याद रखिएगा, इसे कैलोरी में भी नापा जाता है। काय में नापा जाता है? खास तौर पर हम जो भोजन करते हैं वो ऊर्जा को हम कैलोरी में नापते हैं। काय में नापते हैं? तो जूल में भी नापा जाता है। और तो ये दो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई कि नहीं आई है? आ गई है? क्लियर है?
चलिए देखें, ऊर्जा का वह रूप जो नियत द्रव्यमान वस्तु में ताप देने पर ताप वृद्धि कर देता है ऊष्मा कहलाता है। कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका स्थानांतरण आया ना। एक बात याद रखिएगा, ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, लेकिन कब जाती है? जब दोनों में तापांतर हो, यानी एक का ताप अलग हो, दूसरे का ताप अलग हो। तो हमेशा ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर गति करती है, उच्च ताप से। अरे क्लियर है? उनके परिवेश के मध्य तापांतर हो, जितना ज्यादा तापांतर होगा उतने जल्दी ऊष्मा गति करेगी। जैसे पानी के लेवल में जितना ज्यादा अंतर होता है उतने जल्दी पानी नीचे बहता है, हाँ या ना? ऐसे ही जितना ज्यादा ताप में अंतर होगा उतने जल्दी ऊष्मा ट्रांसफर होगी। इसका ऐसा ही मात्रक दो वस्तुओं अथवा उनके परिवेश के मध्य ऊष्मा संचार तभी होता है जब दोनों वस्तुओं अथवा उनके परिवेश के मध्य ताप एक समान ना हो। ताप एक समान, अगर ताप समान होगा तो ऊष्मा का संचार ओके नहीं बनेगा। ये सारी बातें हमने बताई कि नहीं बताई? अब देखिए, किसी वस्तु को यदि हम ऊष्मा दें, किसी वस्तु को यदि हम ऊष्मा दें तो देखिए क्या क्या परिवर्तन होंगे। वस्तु के ताप में वृद्धि हो जाती है, सही है? हाँ या ना? आप दुनिया की किसी भी वस्तु को आप ऊष्मा दीजिए तो क्या होगा? उसके ताप में वृद्धि होगी या नहीं होगी? अब देखिए, वस्तु में प्रसार होगा यानी वस्तु फैलेगी, ये बात तय है, हाँ या ना? अगला देखे कि वस्तु की अवस्था परिवर्तन होगा, यानी अगर वो ठोस है तो ठोस से काय में आएगी द्रव में, और ऊष्मा दोगे तो द्रव से काय में नहीं बनेगा। ओके, तो ये हो जाएगी। और देखते हैं वस्तु में जैव परिवर्तन। अब ये जो सॉरी हम वायु पढ़ेंगे वहां की बात कर रहे हैं हम, इसको छोड़ो आप। रासायनिक परिवर्तन होते हैं। चलिए हम देखते हैं अन्य उदाहरण। इस प्रभाव के कारण ही रेल पटरियों के जोड़ों को दूर, अब ये छोटी छोटी बातें, रेल पटरियों को अंतर रखा जाता है गर्मियों में कहीं वो फैल ना जाए, ठीक है? हम देखते हैं कि जो बिजली के तार हैं इन्हें बहुत ज्यादा टाइट नहीं बांधा जाता क्योंकि ठंड में ये सिकुड़ जाते हैं, तो कहीं सिकुड़ने के कारण टूट ना जाए। तो बहुत सारे उदाहरण हैं जिनमें हम ताप का उपयोग करते हैं। टेलीफोन या बिजली के तार दो खंभों के बीच को ढील दी जाती है। ओके, कांच के गिलास में चम्मच रखकर गर्म पेय डालने पर वह चटकता नहीं। क्यों नहीं चटकता भैया? क्योंकि कांच, देखिए आपने कांच में क्या डाला, ज्यादा गर्म पदार्थ डाल दिया तो कांच सहन नहीं कर पाएगा, कांच टूट जाएगा। लेकिन यदि आपने एक स्टील का चम्मच डाल दिया या धातु का चम्मच डाल दिया तो सारी ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर लेगा, वो स्वयं गर्म हो जाएगा, इसलिए कांच पर उसका प्रभाव कम पड़ेगा, ठीक है? देखो, बोतलों एवं जार के धातु के ढक्कन जाम हो जाने पर गर्म पानी से वो देते हैं, गर्म पानी डालने पर या गर्म कर देना, हम कहते हैं ढक्कन गर्म कर लो। क्यों? क्योंकि उससे क्या हो जाता, फैल जाता है और ढक्कन आसानी से खुल जाता है। ये सारी बिल्कुल बचपन जैसी बातें हैं। अब ऊष्मा की मात्रा, ठीक है? क्या पढ़ना है? अरे क्लियर है? चलिए, तो चलिए क्या पढ़ना है हमें? अरे क्लियर है? ऊष्मा की मात्रा हम देखते हैं कैलोरी। क्या देखते हैं? अब कैलोरी कहलाता क्या है? देखिए, कैलोरी ऊष्मा की वह मात्रा है जो पानी, सबसे पहली बात पानी हर जगह उपलब्ध है, तो टारगेट किसको बनाया गया? पानी को। काय को? यानी कि जल। ओके, जल का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, कितने डिग्री? 3 डिग्री है, 3 से कितना करना? 4। ओके, जितनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है उसे कहते हैं 1 कैलोरी। क्या कहते हैं? यानी पानी के 1 ग्राम जल को, कितने जल को?
1 ग्राम जल को अगर हम 1 ग्राम जल ले लें और 1 ग्राम जल का पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है उसे क्या कहते हैं? आया ना? लेकिन कुछ अंतरराष्ट्रीय विद्वानों ने कहा कि नहीं, अलग अलग, जैसे बिल्कुल ठंडा पानी हो, ठंडा पानी को यदि आपको 1 डिग्री बढ़ाना है तो ज्यादा ऊष्मा देना पड़ेगी। पहले से पानी थोड़ा सा गुनगुना है, उसको 1 डिग्री बढ़ाना है तो कम ऊष्मा देना पड़ेगी। तो इनने कहा कि ठीक है, हम कह रहे हैं कि आप 14.5 से 15.5, यानी अगर पानी पहले से कितने डिग्री पर हो? 14.5, और अगर इसे कहां करना हो? 15.5 डिग्री पर करना हो, तो हम कहेंगे इतनी ऊष्मा की मात्रा को हम कहते हैं, हमें आवाज नहीं आ रही है, अरे क्लियर है? नहीं बनेगा। चलिए और देख लेते हैं। 1 किलोग्राम जल का ताप 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, अब देखना, हमने 1 ग्राम लिया था तो कहा था कैलोरी, 1 ग्राम जल लिया था तो क्या कहा था? और अगर 1 किलो जल ले लो तो किलो कैलोरी, क्या कहेंगे? अरे क्लियर है? यहां किलो का मतलब होता है 1000। क्या होता है? जैसे ग्राम माने 1 ग्राम, किलोग्राम माने 1000 ग्राम। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ब्रिटिश थर्मल यूनिट। अब यहां देखिए, यहां वजन को नापा जाता पौंड में, काय में? ओके, तो है भाई 1 डिग्री ताप बढ़ाने के लिए, लेकिन कितना? 1 पौंड जल। 1 पौंड यदि जल ले लें और 1 डिग्री ताप बढ़ा दे तो उतनी ऊष्मा की मात्रा को कहेंगे 1 BTU। आया ना? ब्रिटिश थर्मल यूनिट। कोई दिक्कत नहीं है, रटने का नहीं है। अब देखो 1 कैलोरी, ये रटने का है। ये याद रखना कि 1 जूल बराबर 1 कैलोरी बराबर 4 आया ना? इसे लिख के देख लो, एक दो बार प्रैक्टिस कर लो कि 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल, यानी 4.18 जूल। जल्दी लिख के देखो, जल्दी करो। पेज खुल रहे हैं अभी तक, हमेशा पेन खुला होना चाहिए एनी टाइम, ठीक है? चलिए आगे देखे। अब 1 किलो कैलोरी, किलो लग गया तो यहां पर भी 1000 लग जाएगा, नहीं लग जाएगा? 1000 लग जाएगा, मतलब 10 के ऊपर 3 की घात। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए ये यूनिट उतनी ज्यादा आपको नहीं रटना है, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़िए इसको। ताप वह भौतिक राशि है, हमने पढ़ा दिया सीधी बात कि ऊष्मा के स्तर को क्या कहते हैं? ताप कहते हैं। ऊष्मा हमेशा उच्च ताप से, अरे क्लियर है? हम ऊष्मा को नहीं नापते, एक्चुअली ताप को नापते हैं। क्या को नापते हैं? अरे क्लियर है? ऊष्मा को तो ऊर्जा के रूप में नापा जाता है। आपके शरीर में कितनी ऊर्जा है वही आपकी ऊष्मा है। लेकिन आपके शरीर में ऊष्मा यदि ज्यादा हो रही तो आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो हम काय को नापेंगे? ताप को। काय को नापेंगे? तो ताप नापने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग जो है वो इस्तेमाल किए। अब देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको थोड़ा सा बता दूं क्या किया विद्वानों ने। देखिए, ताप के मात्रक, देखिए यहां पर जैसे आप देख रहे हैं, पहले हमारी बात बहुत अच्छे से सुन लीजिए कि टेम्परेचर को इन लोगों ने कैसे पैरामीटर बनाया। सबसे आसानी से बनाया इनने, एक नली ली, क्या ली? और इन्होंने इसमें भरा पारा। क्या भरा? क्या भरा? पारा ही क्यों लिया? सबसे पहली बात, पारा आसानी से उपलब्ध था। पारे का रंग बिल्कुल अलग होता है, स्पष्ट दिखाई देता है। तीसरी बात यह थी कि पारा एक धातु था, अतः ये ऊष्मा को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब। एक बात थी। और सबसे अच्छी बात यह थी कि बाकी दुनिया के जो पदार्थ हैं वो ऊष्मा ले लेते हैं तो उतने फैलते नहीं जितना ऊष्मा ले लेते हैं। जो आपने पानी देखा हो, पानी जितनी ऊष्मा ले लेता है उतना फैलता नहीं। लेकिन पारा एक ऐसी चीज है कि अगर इसे ऊष्मा दी जाए, सुन रहे हो, तो जितनी ऊष्मा लेगा उतना फैलेगा भी। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? बाकी पदार्थ क्या करते हैं? ऊष्मा ले लेते हैं लेकिन उतना फैलते। तो इन सारे गुणों के कारण कहने का मतलब यह था कि इसमें प्रसार अच्छा होता है। और चौथी बात क्या थी? एक बात और थी
कि कांच के साथ चिपकता नहीं, कांच के साथ चिपकता, अतः ये आसानी सफाई से ऊपर चढ़ता है और सफाई से नीचे उतरता है। ओके, सफाई से ऊपर चढ़ता है और सफाई से, इसलिए सबसे आसान लगा इन्हें क्या, पारा लगा। अरे क्लियर है? अब देखे, हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, लेकिन पहले सुन लीजिए। अलग अलग विद्वानों ने क्या किया कि हर जगह उपलब्ध है पानी। क्या है? पानी। हर जगह उपलब्ध है पानी, दुनिया के हर कोने में पानी उपलब्ध है। तो इन्होंने टारगेट बनाया पानी को। क्या को बनाया? पानी को। अब देखिए पानी अब पानी क्या करेगा, पहले सुन लीजिएगा, आगे इनकी डेफिनेशन भी आएगी और इनकी जरूरत भी पड़ेगी। आपने पानी लिया, अब पानी को आपने ठंडा किया, तो एक निश्चित टेम्परेचर से कम होने पर दुनिया की हर चीज जम जाती है। जैसे लोहा, अब लोहा तो अब तुम देखो कि उसे भट्टी पर भी रख दो तब भी जमा रहता है, लेकिन पानी जमा नहीं रह सकता। पानी क्या करता है? 0 डिग्री पर जम जाता है। हाँ या ना? 0 डिग्री पर। और यदि हम देखें तो ये 0 डिग्री पर पानी बन जाता है। अब आप कहोगे सर ये दो बातें कह रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम आपसे 0 डिग्री पर अगर आप पानी रख दो तो पानी को हम 0 डिग्री पर यदि ला दें तो वो बर्फ बन जाएगा। लेकिन बर्फ को यदि हम थोड़ी सी उष्मा दें तो वो क्या में बदल जाएगा? पानी। यानी 0 डिग्री पर पानी से बर्फ बन सकता है और बर्फ से पानी बन सकता है। हाँ या ना? बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब इस पानी को यदि हम 100 डिग्री पर देखें तो ये पानी 100 डिग्री पर भाप बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अरे क्लियर है? और ये भाप यदि हम देखें तो 100 डिग्री पर क्या बन जाती है? पानी। पक्का? अब आप कहोगे कि सर एक्चुअली ऐसे कैसे हो जाता है? 0 डिग्री पर यदि या तो पानी होना, देखो आप बर्फ का टेम्परेचर लीजिए 0 डिग्री निकलेगा, और आप बिल्कुल बर्फ जैसे पानी का टेम्परेचर लीजिए तब भी 0 डिग्री निकलेगा। तो आखिर इसका माजरा क्या है? हमने आपसे कहा था कि दुनिया के हर कार्य को करने के लिए ऊर्जा लगती है। याद है? अब देखिए ये क्या था? बर्फ। क्या था ये? अब बर्फ कितने डिग्री पर था? अब 0 डिग्री पर था। बर्फ से पानी कब बना होगा? जब हमने उसे हीट दी होगी, जब हमने उसे उष्मा दी होगी, तब तो वो क्या बना होगा? बना होगा। तो यहां पर जब पानी बनेगा तो यहां की रीडिंग भले 1 डिग्री आए, लेकिन यहां ज्यादा आना थी। लेकिन जब पानी बन गया तब भी हमने रीडिंग कितनी देखी? 0। कितनी देखी? 0 थी। 0 है तो बीच की उष्मा कहां गई? बीच की उष्मा कार्य करने में खर्च हो गई। कौन सा कार्य करने में? अवस्था परिवर्तन में, ठोस से द्रव बनाने में खर्च हो गई। नहीं आ रही बात समझ में? यही कारण यहां था कि बाकी ऊर्जा कहां चली गई? अवस्था परिवर्तन में खर्च हो गई कि नहीं हो गई? हो गई है। तो आप देखें कोई भी, अभी हमने ले लिया पानी, कोई भी द्रव या कोई भी वस्तु जितनी डिग्री पर जम जाती है, जितने डिग्री पर जम जाती है, उसे कहते हैं हिमांक। क्या कहते हैं? हिमांक। हमें आवाज नहीं आ रही। और इसे कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कहते हैं? अरे के लिए, अब ये पानी है, पानी 0 डिग्री पर, लेकिन हर चीज 0 डिग्री पर नहीं जमती। सुन रहे हो? कई चीजें और कम पर चली जाती हैं लेकिन जमती नहीं। ओके, आप देखे हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट। और जब कोई चीज जमकर पिघलती है, आमतौर पर उतने ही डिग्री पर वो पिघल जाती है। थोड़ी सी उष्मा दो तो जितने डिग्री पर वो जमती है उतने डिग्री पर ही वो पिघल जाती है। इसे कहते हैं गलनांक। क्या कहते हैं? यानी मेल्टिंग पॉइंट। सुन रहे हो?
क्या कहते हैं? अरे क्लियर है? नहीं आ रही बात समझ में? अरे क्लियर है? अब देखें, यहां पर दो चीजें बराबर हो गई। यहां पर जब पानी भाप बनेगा सो इसे कहेंगे क्वथनांक। क्या कहेंगे? हाँ या ना? बॉइलिंग पॉइंट। अरे क्लियर है? और लगभग उतने ही डिग्री पर भाप क्या बनेगी? पानी, यानी द्रव बनेगा, सो इसे कहते हैं द्रवणांक। हाँ या ना? लिक्विड पॉइंट भी कहते हैं इसे। ये लिक्विड बन जाता है। नहीं बनेगा? बनेगा। तो क्या आप हिमांक समझ गए? हिमांक यानी जितने डिग्री पर कोई चीज जमती है। हाँ या ना? गलनांक जितने डिग्री पर कोई चीज पिघलती है। ये दोनों लगभग बराबर होते हैं। क्वथनांक जिस पर कोई चीज भाप बनती है। ओके, अब देखें, हम यही कहने वाले हैं आपसे कि यहां पर अब कई लोगों ने क्या किया कि एक नली ली। क्या ली? नली में क्या भरा? पारा। क्या भरा? पारा भरा। और पारे में अब उन्होंने देखा कि पारा कहां चढ़ता जा रहा? ऊपर। अगर इसे हम टेम्परेचर दें तो पारा कहां बढ़ रहा? और ठंडा करने पर पारा कहां आ रहा? ओके, अब देखें आप, इन्होंने क्या किया, जब पानी जम गया, ठीक, अलग अलग विद्वानों ने देखे, अलग अलग सबकी तरह, नली एक ही थी, पारा एक ही था। सुन रहे हो? नली एक ही है, पारा एक ही है। सही है? लेकिन सेल्सियस वैज्ञानिक का नाम है, फ़ारेनहाइट वैज्ञानिक का नाम है, केल्विन वैज्ञानिक का नाम है, और र्यूमर वैज्ञानिक का नाम। सही है? इन चार ही लोगों ने क्या किया, अपने अपने स्केल बनाए। कैसे बनाए? इनने स्केल ऐसे बनाए कि देखिए, चारों स्कूलों को मैं इकट्ठा पढ़ा दे रहा ताकि अलग अलग ना पढ़ना पड़े। इनने क्या किया, ये नली ली, इसमें भरा क्या? पारा। अब इनने किया कि जब बर्फ है तो थर्मामीटर को, थर्मामीटर माने जी नली, इस नली को ही क्या कहा गया? थर्मामीटर। ओके, इन्होंने इसे टच किया। टच किया। अब जब ये टच किया तो अब इनने देखा कि पारा यहां है, मान के चलते हैं, और अब पानी को उबाला। पानी को उबाला और पानी को देखा कि भाप बनने लगा, और जब पानी भाप बनने लगा तो इन लोगों ने देखा कि पारा यहां तक पहुंच गया। ठीक, अब क्या किया कि अलग अलग विद्वानों ने, देखो प्रोसेस एक ही थी, ठंडे पानी का टेम्परेचर लेना, पारा कहां है, बर्फ का टेम्परेचर लेना, पारा कहां है, और भाप का टेम्परेचर लेना, यानी जब भाप बनने लगा तो यहां का पारा रीडिंग लेना। अभी पारा यहां था, अब पारा, अरे क्लियर है? अब सारे विद्वानों ने क्या किया, इसी को किसी ने 100 भागों में बांट दिया, बराबर बराबर। किसी ने कहा नहीं 100 नहीं 80, किसी ने कहा नहीं 180। नहीं आ रही बात समझ में? हमारी बात समझ रहे हो? सेल्सियस ने कहा कि नहीं, हम तो 100 भाग बांटेंगे और हर डिग्री को अपना नाम देंगे, हमारा नाम सेल्सियस है, तो ये कहलाए 1 सेल्सियस, 2 सेल्सियस, 3 सेल्सियस, 4 सेल्सियस। हाँ है ना? एक दूसरा आया, उसने कहा नहीं, हम तो 80 भागों में बांटेंगे, हम र्यूमर है, हम इसका नाम रखेंगे र्यूमर। सो ये 1 र्यूमर, ये 2 र्यूमर, ये 3 र्यूमर, ये 4 र्यूमर। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? तो ऐसा करके इसी एक स्केल को अलग अलग लोगों ने अलग अलग निशान लगाए। देखिए, बिल्कुल डाउट क्लियर है? स्केल एक ही है, पारा एक ही है, रीडिंग एक ही है, यहां जम रहा है, यहां उबल रहा है। नहीं आ रही बात सुनिए? वैज्ञानिक कितने हैं? अलग अलग 4-5 वैज्ञानिक हैं। एक सेल्सियस है, एक केल्विन है, एक फ़ारेनहाइट है, एक र्यूमर है। सही है? नहीं आ रही बात सुनिए? अब दिक्कत कहां हुई? दिक्कत यहां हुई
कि कुछ विद्वानों ने कहा कि जहां पानी जमता है हम उसे जीरो मान लेते हैं। उसे क्या मान लेते हैं? अभी हम नाम नहीं ले रहे किसी का, लेकिन कुछ विद्वानों ने कहा कि हम उसे जीरो मान लें, तो फिर दूसरे वैज्ञानिकों ने विरोध कर दिया कि भैया तुम इसे जीरो मानते हो, जीरो माने होता सबसे लो, जीरो माने सबसे, लेकिन भैया दुनिया में इससे भी नीचे टेम्परेचर होता है, यानी पारा इसके भी नीचे जा सकता है। नहीं आ रही बात समझ? आ रही है या नहीं आ रही है? ओके, तो इनने कहा ठीक है, फिर हम इस नली को एक नीचे नली और जोड़ दे रहे, इसके नीचे जाएगा तो हम कहेंगे ये माइनस में है और ये प्लस में, तो जीरो से कम होगा तो हम कहेंगे ऋण 1 है, ऋण 2 है, ऋण 3 है, ऋण 4। लेकिन दूसरे वैज्ञानिक इससे सहमत नहीं हुए, जैसे केल्विन तो बिल्कुल नहीं हुआ। केल्विन ने कहा कि नहीं, हम तो वो टेम्परेचर पता करेंगे दुनिया में जिससे कम हो ही नहीं सकता, हम उसको जीरो मानेंगे। नहीं आ रही बात समझ में? हम उसको जीरो मानेंगे। उसने केल्विन का स्केल लिया और पता किया कि दुनिया में सबसे कम टेम्परेचर कितना हो सकता है। सो प्रयोगशाला में जब उसने पता किया कि -273 डिग्री से कम टेम्परेचर, उसने स्केल किसका इस्तेमाल किया? सेल्सियस का। किसका? अरे क्लियर है? सेल्सियस का स्केल इस्तेमाल किया और देखा कि -273 इससे कम नहीं हो सकता। उसने कहा बस यही जीरो है। क्या है? अरे क्लियर है? तो उसने कहा कि नहीं, ये तुम्हारा जो -73 है ना, जो तुम जीरो कह रहे हो ना, ये जीरो नहीं है। अरे क्लियर है? ये जीरो एक्चुअली ये जीरो है। सो इसको केल्विन ने कह दिया परम ताप। क्या कह दिया? तो परम ताप माने ऐसा ताप जो दुनिया में सबसे कम हो, इससे कम नहीं हो सकता। तो केल्विन ने इसे कहा और अपना नाम दे दिया, इसको कह दिया केल्विन। क्या कह दिया? अरे क्लियर है? तो जिसे सेल्सियस ने, अभी तुमने कहानी सुनाई, कोई बड़ी बात नहीं है, अभी हमने कोई बारीक चीजें आपको नहीं बताई, अब बारीक चीजें अपन पढ़ते हैं। अब देखें आप, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, हाँ है ना? अब करना भाई। अच्छा एक बात और, क्या हुआ कि जब उल्टा स्केल भी लगाया गया तो पता चला कि पारा लगभग 357 पर क्वथनांक है, यानी पारा 357 पर स्वयं भाप बन जाता है। 300, याद रखना इस बात को, 357 डिग्री पर भाप बन जाता है। कौन? अरे क्लियर है? यानी पारे से आप ज्यादा से ज्यादा 357 डिग्री का टेम्परेचर निकाल सकते हो। और जब हमने देखा कम से कम, तो हमने देखा -39 पर पारा जम जाता है। पारा, अरे क्लियर है? यानी -39 से ज्यादा नीचे हम कम ताप, उसको ज्यादा नहीं कहेंगे, एक्चुअली कम कहेंगे, से पारे से हम नहीं नाप सकते। यानी पारे की ऊपर लिमिट हो गई 357, हाँ है ना? और लोअर लिमिट क्या हो गई? हमें आवाज नहीं आ रही यार, मजा नहीं आ रहा हमें। ओके, जरा खिंच के बैठेंगे आप लोग, खिंच के बैठो, बिल्कुल टेबल छोड़ के बैठो, अच्छी बढ़िया। देखें, तो पारे की एक लिमिट आ गई। पारे की जब एक लिमिट आ गई तो अब क्या करें? तो अब पता किया गया कि 357 से यदि ज्यादा आपको चाहिए, तो आप ज्यादा चाहिए तो आप उसमें नली में आप हाइड्रोजन भर दो। क्या भर दो? अरे क्लियर है? क्या भर दो? हाइड्रोजन भर दो। सो 500 तक निकाल देगी। कहां तक? लेकिन अब 500 से ज्यादा निकालना है तो लोगों ने कहा नाइट्रोजन भर दो। क्या भर दो? तो ये कहलाते हैं, हम कहेंगे पारा तापमापी। अगर आपने भर दिया हाइड्रोजन तो हम कहेंगे हाइड्रोजन तापमापी। और अगर आपने भर दिया क्या?
नाइट्रोजन तो हम क्या कहेंगे? तो अगर आपको 357 तक नापना है, ज्यादा से ज्यादा, जैसे शरीर का 357 हो ही नहीं सकता, तो आप पारे का इस्तेमाल करेंगे। आपको 500 तक नापना है तो आप हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेंगे, और यदि आपको और ज्यादा नापना है 1500 तक तो आप आरे। क्लियर है? लेकिन अब बात कम की नहीं हुई अभी, कि अगर सर हमें -39 से कम नापना हो तो हम क्या भरें? तो हम भरेंगे एल्कोहल। क्या भरेंगे? क्योंकि एल्कोहल बहुत कम टेम्परेचर तक जमता नहीं है। सुन रहे हो? क्या भरेंगे हम? तो अब हम इसको पढ़ने वाले हैं, सुन लीजिए ध्यान से। हम पढ़ने वाले हैं कि पानी का इस्तेमाल किया गया, नॉर्मली पारे का इस्तेमाल किया गया। पानी से हमने टेम्परेचर लिया है, पारे को नली में भरा है, हमने ये देखा है कि कितने पर जमेगा, और हमने ये देखा है कितने पर उबलेगा। लोअर टॉप। ओके। अब इसमें निशान, अलग अलग निशान लगा दिए अपने अपने हिसाब से। किसी ने 100 लगाए, तो किसी ने 80 लगाए, तो किसी ने 180 लगाए। हाँ या ना? देखते हैं। ये देखें, इसको यदि हम रोक लें, इसको यदि हम रोक लें, ये तो मन को पता है। इसको यदि हम रोक लें तो हम कहते हैं C-0/100। क्या लिखा? अरे क्लियर है? बराबर F-32/180। हाँ या ना? F-32/180 बराबर R-0/, हाँ या ना? इसे आप 10 बार लिख के देखो, 10 बार। इसे आप 10 बार लिख के देखिए। आप 10 बार लिख के देखिए। और जल्दी करिए प्लीज। नहीं आया? चलो यहां देखो, मान के चले हमें याद नहीं है, ठीक है, तो आप बताएंगे ना? क्या नहीं बताएंगे? हमने कहा C-0/, ओके, बराबर F-32/, अरे क्लियर है? ओके, बराबर R, अरे क्लियर है? और एक जो अपन यहां पर गोल कर गए थे वो था K-273/, अरे क्लियर है? इसको भी अपन साइलेंट रखते हैं। चलिए अब एक बार फिर से नए पेज पर पलट के पन्ना फिर से लिख लो इसको। C-0/100 बराबर F-32/180। ठीक है,
क्लियर है? अब आप देखें, इसका मतलब यह है कि सेल्सियस कह रहा है कि अगर हम पानी लेंगे और पानी जब जमेगा तो जहां सबसे नीचे पारा रहेगा वहां जो हम डंडा बनाएंगे उसको लिखेंगे 0। क्या लिखेंगे? 0। अरे क्लियर है? नहीं आ रही बात समझ में? और ऐसे ऐसे कुल 100 डंडे बनाएंगे। ऐसे ऐसे कितने? अरे क्लियर है? तो 0 से शुरू करोगे और 100 डंडे बनाओगे तो क्वथनांक कहां पहुंचेगा? 100 ही पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? तो सेल्सियस कहता है कि पानी 0 डिग्री पर जमता है, 0 सेल्सियस पर। अरे क्लियर है? और 100 सेल्सियस पर उबलता है। काय पर उबलता है? अरे क्लियर है? अब नंबर काय का आया? फ़ारेनहाइट का। काय का आया? फ़ारेनहाइट कहते हैं कि जब हम पानी लेंगे वो पानी जमेगा, पानी और जहां पर रीडिंग आएगी, जैसे पारा यहां है, तो हम इसे 32 देंगे। क्या देंगे? हम 0 नहीं देंगे। कौन कह रहे? कौन कह रहे? फ़ारेनहाइट कह रहे हैं हम 32 रीडिंग देंगे। यानी कह रहे हैं पानी 32 डिग्री पर जमेगा। क्या? 32 फ़ारेनहाइट। ओके? सेल्सियस मत कह देना। 32 यानी 32 डिग्री पर जमेगा। और हम ऐसे कुल कितने डंडे बनाएंगे? तो 32 से 180 डंडे बनाओ तो 32 बार आगे बढ़ जाओगे तो कितने हो गए? 212। 212 नहीं हो गए? अरे मरियलो जोर से बोलो। 212 हो गए। तो अब ये कहेगा कि पानी उबलेगा कितने पर? 212 फ़ारेनहाइट पर। 212 नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? क्योंकि कुल निशान कितने हैं? कितने हैं? सबसे लोअर निशान कितने का है? 180 ऊपर बढ़ो। तो इसने कुल 180 निशान लगाए। इसने कितने लगाए थे? इसने कितने लगाए? दिक्कत हो रही कुछ सचिन? हाँ बोले, कुछ पूछ रहा कोई? अब नंबर किसका आया? किसने कहा? र्यूमर ने कहा जितने पर पानी जमेगा हम उसको 0 लेंगे और जितने पर उबलेगा, सॉरी, हम ऐसे ऐसे 80 निशान लगाएं। कैसे? अब देखना रीडिंग तो बराबर है। यहां जम गया, यहां उबल गया। किसी ने 100 निशान लगाए, किसी ने 180 लगाए, किसी ने 80 लगाए। आया ना? तो 0 से 80 तक निशान लगाओ। 80 निशान लगाओगे तो 80 तक पहुंचेंगे। तो र्यूमर कहता है कि पानी जमेगा 0 र्यूमर पर, 0 लेकिन उबलेगा। अरे क्लियर है? नहीं आ रही बात सुन? आ रही है? अब देखे, कोई आपसे कह दे कि आपको सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो कुछ नहीं, ये दो फार्मूले आमने सामने लिख दो। नहीं आ रही बात समझ? कोई कहे आपको फ़ारेनहाइट को तो र्यूमर में बदलना है, तो ये दो फार्मूले आमने सामने लिख दो। जैसे आपने सुना होगा -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर होते हैं। नहीं सुना है? अरे सुना है? अब एक काम करो, अब ये दो फार्मूले आमने सामने लिखे अपन ने, ठीक है? चलो अपन लिखते हैं यहां पर। अब इन दोनों को हमें आमने सामने लिखना है। हमने कहा सेल्सियस कितने हैं? -40 में से 0 घटाए 0 ही आएगा। बटे कितना? 100 बराबर F ऋण 32 बटे 180। हो गए? त्रियक गुणा कर दो। 180 गुणा कहां कर दो? कर दे? जल्दी करो। 18 चौके 72, 72 और 2 0 कितने आ गए? 7200 माइनस 7200 बराबर 100 का गुणा करो। 100 ऋण के
3200। ये माइनस की 3200 इस तरफ ले आओ, जल्दी ले आओ। कितने ऋण के कितने हो गए, बराबर कितनी 100f। हमें काय की वैल्यू चाहिए, 100 कहां ले आए, ये 100 से 100 देखो -40 रखा था कि नहीं रखा था, रटने की जरूरत नहीं। कोई भी कह दे कि मान के चलिए अपन पढ़ते हैं कि 37 डिग्री मनुष्य का तापमान, शरीर का तापमान 37 सेल्सियस होता है। कितना सेल्सियस होता, बताइए फ़ारेनहाइट में कितना होता, तो आप यहां 37 रख दो। कितना रख दो, आपको काय में बदलना, काय में बदलना, ये फार्मूला और ये फार्मूला आमने सामने कर दो तो काय में आ जाएगा। अब देखो पिछली परीक्षाओं में आता था कितने टेम्परेचर पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर होते हैं, ये अपन ने रट लिया था -40 पर, लेकिन हमने प्रैक्टिकल करके निकाल भी दिया। अब कोई कहते कि नहीं, कितने डिग्री पर फ़ारेनहाइट और र्यूमर बराबर होते हैं। हमारे पास पेपर में समय है, ये क्वेश्चन हमें याद नहीं है। ऑप्शन कितने हैं, 4। कितने, 4 ऑप्शन है, रख के देख लो। हमने यहां फ़ारेनहाइट में मान के चलो रख दिया 25। कितना रख दिया, फॉर एग्जाम्पल। अब हमने देखा कि अगर यहां 25 रख दें और अब हम घटाएं और गुणा करें तो क्या आर की वैल्यू 25 ही आ रही है। अगर 25 ही आ रही है तो ये आंसर सही है, नहीं आ रही 40, अगला ऑप्शन रख दो 40। क्या 40 रखने पर र्यूमर की वैल्यू 40 ही आ रही है, आ रही तो सही, नहीं आ रही तो आया ना। तो ये वो क्वेश्चन है जो आप अगर एक क्वेश्चन हल कर देते हैं तो आप बिलीव करिए लाखों लड़कों के आगे चले जाते हैं, क्योंकि लड़के लड़कियां इसको रटते हैं। जैसे रट लिया -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर होते हैं, अपन नहीं रटेंगे। अब कोई हमसे कह दे एक वस्तु का तापमान 75 सेल्सियस है, कितना है, बताइए कितने फ़ारेनहाइट है। हमें कोई दिक्कत नहीं, यहां 75 चूंकि आपने सेल्सियस में बताया सो कितने लिख दो, 75। कितने लिख दो, अरे क्लियर है। अब यहां पर ये फ़ारेनहाइट का फार्मूला लगा दो, त्रिया गुणा कर दो, एफ को वहीं छोड़ दो, इसको बड्डे में ले आओ। भाग देने पर कभी कभी पूरा ना जाए तो दशमलव में आ जाएगा। कितने लोग कहते हैं ये बात समझ में आई है, नहीं आई है, आई है। कोई कहते नहीं बताओ सेल्सियस है, अब र्यूमर बताओ। दूसरी बात, कोई कहते केल्विन में बदलो, काय में, तो ये फार्मूला प्लस सॉरी इज इक्वल टू ये फार्मूला नहीं बनेगा। अरे क्लियर है, सीधी बात। इनमें ये 273 आगे चलता है, ये 273 पीछे चलता है, ठीक। चलो अब देखो, ये एक्चुअली डिग्री को 0 छोटा होना था तो ये कंप्यूटर ने बड़ा कर दिया, -40 डिग्री पर हमने प्रैक्टिकल करके बता दिया। देखिए हमारा काम केवल आपको रटाना नहीं, हम अदर क्लासेस की तरह ये नहीं चाहते कि हम रटा दें कि -40 डिग्री पर और आप रट लें। हम तो ये कह रहे हैं कि केवल सेल्सियस ही क्यों, अगर आ जाए फ़ारेनहाइट और र्यूमर कितने पर बराबर है तो हम हल कर सकें, र्यूमर और सेल्सियस कितने पर बराबर हम ये भी हल कर सके। तो अब बनेगा आपसे या नहीं बनेगा, ओके। देखें अब पूरा बनेगा। सेल्सियस से सेंटीग्रेड पैमाना, इसे स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस ने बनाया था। इसमें वायुमंडलीय दाब पर हमने 0 डिग्री क्वथनांक और 100 डिग्री क्वथनांक होता है, 0 डिग्री पर होता है हिमांक और 100 डिग्री पर आप देखेंगे वही सारी चीजें, यानी फ़ारेनहाइट। देखें इसे इन्होंने बनाया था हिमांक 32 पर, क्वथनांक 212 पर। कोई डाउट है, कोई डाउट है, चलिए और आगे बढ़े। इनकी मध्य 180 इंसान है। केल्विन पर हम गए तो इन्होंने कहा कि हम 273 केल्विन तथा 373, हाँ या ना, 273 और अरे क्लियर है, लोअर लिमिट 273, अपर लिमिट 300। देखो तो ये सारी चीजें हमने परम शून्य ताप आपको बता दिया, नहीं बताया, र्यूमर पैमाना बताया कि नहीं बताया, बताया है।
फिर वही बात, अब देखो तापमापी दो प्रकार के, या तो हम द्रव भरेंगे तो या तो पारा भरेंगे या एल्कोहल। पारा भरेंगे या नहीं बताया हमने? बताया है। अगर हमें -39 से नीचे चाहिए तो एल्कोहल भरेंगे, नॉर्मली तौर पर क्या भरेंगे? पारा। ज्यादा चाहिए तो हाइड्रोजन, और ज्यादा चाहिए तो, जब हम हाइड्रोजन और नाइट्रोजन भरेंगे तो उसी तापमापी को हम कहेंगे ये गैस तापमापी है। पारा भरेंगे तो कहेंगे द्रव तापमापी है, क्योंकि द्रव भरा है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हटाते हैं। द्रव तापमापी, द्रव तापमापी में क्या क्या? यह तापमापी तापीय परिवर्तन के साथ साथ आयतन प्रसार के सिद्धांत पर आधारित है कि टेम्परेचर 2 सो आयतन में प्रसार होता है। क्यों? पारा में प्रसार होगा तब तो वो बताएगा कि हम इतने फैल गए। याद रखना, अगर कोई कह दे कि थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो आप कहोगे थर्मामीटर इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि ऊष्मा देने पर आयतन बढ़ता है। ऊष्मा देने पर जैसे ही पारा ऊष्मा लेता है आयतन बढ़ता है। और वही तो हम देखते कितना बढ़ गया, नहीं देखते? तो सिद्धांत क्या है? ऊष्मा देने पर आयतन बढ़ता है, या हम कहें प्रसार होता है। ठीक है। कांच की केस नली होती है, फिर उसमें पारा भर दिया जाता है, एल्कोहल। एल्कोहल तापमापी अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में, क्योंकि देखें एल्कोहल कहां तक नहीं जमता? -114 तक नहीं जमता है। ठीक है। चलिए पारा, देखो पारा का क्या है? देखो गैस के लिए, गैस में सामान्य तौर पर कहां 500 तक उच्च ताप। देखो 500 से ज्यादा निकालना हो तो अपन कौन सा? नाइट्रोजन। नहीं बताया? बस बात इतनी है कि हमने आपका टाइम बर्बाद नहीं कराया। ठीक है। चलिए प्लेटिनम वगैरह छोड़िए, ये ज्यादातर नहीं पूछे जाते हैं। संक्षेप में कहें तो तापक्रम मापने की इकाई सेंटीग्रेड 0 से 100, फ़ारेनहाइट केल्विन -273 से, और र्यूमर माइनस। ओके। चलिए सारांश, तापमापी ताप मापने वाला यंत्र है। ताप बढ़ाने पर द्रवों में प्रसार होता है। एल्कोहल, पारा ऐसे द्रव हैं जिनका प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है। पारा अधिकतम 357 डिग्री तक नाप सकता है। क्यों नाप सकता है? क्योंकि 357 पर ये खुद भाप बनने लगता है, यानी इसका क्वथनांक 357 है। ओके। तापमापी में पारा का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि ऊष्मा चालकता ज्यादा है। क्यों? ये ऊष्मा जितनी लेता है तुरंत बता देता है कि हमारे पास इतनी ऊष्मा आ गई, यानी इसकी ऊष्मा चालकता ज्यादा है। एल्कोहल का प्रयोग -40 डिग्री सेल्सियस से कम 39 तक तो बता देगा कौन? पारा बता देगा। जम जाएगा लेकिन बता देगा। क्यों? क्योंकि हम पता है कि -39 से पारा जम जाएगा। चलिए इसके बाद हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का मैं सारा बता चुका आपको। पारा माइनस, हाँ है ना? मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है, अगर आप फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.6, और यदि सेल्सियस में देखना है तो, हाँ है ना, -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। अब देखो इतने डिग्री पर, 547 डिग्री पर कौन कौन? फ़ारेनहाइट और केल्विन बराबर होते हैं। -25 डिग्री पर लगभग फ़ारेनहाइट और र्यूमर बराबर होते हैं। आप चाहो तो वैल्यू रख के देख लेना। ओके। 0 डिग्री ताप पर सेल्सियस और र्यूमर पैमाने के क्वथनांक समान होते हैं। चलिए विशिष्ट ऊष्मा। अच्छा ईमानदारी बताइए, अभी हाल तक आपको ये बात समझ में आई है कि पैमाने क्या है, नापने के पैमाने? कोई डाउट तो नहीं आया आपको? सही है। अच्छा एक बात बताइए, आपको कहानी बतौर हम पढ़ाते हैं, साइंस भले पढ़ाते हैं लेकिन एक कहानी बना देते हैं, तो आपको समझ में आता है या नहीं आता है? आप बोर तो नहीं हो जाते? हम ये चाहते हैं पहले आपके माइंड को हायर किया जाए, आपको एक कहानी सुनाई जाए, फिर उसमें धीरे धीरे करके उसमें प्रैक्टिकल डाले जाए, ताकि आपको रहे कि हाँ यार ये चीज वाकई ऐसी थी। क्योंकि इन चीजों को तो आप साइंस में पढ़ भी चुके हैं, 10वीं में पढ़े होंगे शायद, लेकिन हमें याद नहीं क्योंकि हमें रटाया गया है। ठीक है। अब क्या पढ़ना है? विशिष्ट ऊष्मा है क्या? एक्चुअली ये स्पेसिफिक हम हीट कहते हैं। एक्चुअली इसे हम कहते हैं कौन सी हीट? जिसमें छुपाने की क्षमता ज्यादा हो। विशिष्ट ऊष्मा का हम बुंदेलखंडी में यदि मतलब निकालें, वह ऊष्मा
जो ज्यादातर छुप जाती है, प्रदर्शित नहीं होती। जैसे आपने एक बात देखा होगा, हम अगर पानी ले लें, तेल ले लें, दूध ले लें, तीनों को हम एक से हीट पर रखें, तो पानी की आपने एक विशेषता देखी होगी, जो तेल है, तेल ज्यादा हीट होगा तो प्रदर्शित करने लगेगा, कोई और द्रव गर्म होगा तो प्रदर्शित करने लगेगा। लेकिन पानी अब कितना ही हीट कर दो, वो दिखने में नहीं लगेगा आपको कि ये ज्यादा हीट है। पानी बहुत देर में गर्म होता है और बहुत देर में ठंडा होता है, हाँ है ना? बहुत देर में क्या होता है? गर्म होता है, बहुत देर में। अरे क्लियर है? इसलिए डॉक्टर आपसे कहता है कि आप पानी से सिकाई करिए। यदि आप, कई बार आपने देखा होगा, कोई कमरा गर्म करना हो तो उसके चारों तरफ जो यंत्र लगाए जाते हैं, पाइपलाइन लगाई जाती है, उसमें गर्म पानी भरा जाता है। क्यों? क्योंकि पानी देर में गर्म होता है, जितना टेम्परेचर लेता है उतना बताता नहीं है, और जितना टेम्परेचर उसके पास रहता है वो शो नहीं करता, वो धीरे धीरे रिलीज करता है। यानी बाकी के पदार्थ जल्दी गर्म हो जाते हैं, जल्दी ठंडे हो जाते हैं, लेकिन पानी ना तो जल्दी गर्म होता है ना ही जल्दी ठंडा होता है। इसे ही कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा, यानी जो उतनी ऊष्मा ली तो है लेकिन उतना टेम्परेचर नहीं बता रहा, ले ली और छुपा ली। 25 डिग्री तुमने उसको ऊष्मा दी, लेकिन 25 डिग्री टेम्परेचर नहीं आया, लेकिन ऊष्मा उतनी उसके पास है, हाँ है ना? तो पानी देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है, यही उसकी विशिष्ट ऊष्मा की विशेषता थी। ये बात आपको समझ में आ गई है? किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्मा की वह मात्रा है जो पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक है। ठीक है, इसको छोड़ते हैं। सीधी बात, पानी की विशिष्ट ऊष्मा के लाभ क्या है? ये देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है, सिकाई वगैरह के काम आता है। रूम वगैरह को गर्म करना हो, दो कार वगैरह में पानी क्यों डालते हैं? पानी का इंजन कितना ही गर्म हो, जब कार का इंजन गर्म हो, उसमें पानी डालते हैं तो कार के इंजन की हीट पानी ले लेता है, लेकिन स्वयं उतना गर्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि पानी में ऊष्मा को छिपाने की विशेषता पाई जाती है, यानी इसकी विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा है। याद रखना, पानी की विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा है, जबकि पारे की ऊष्मा चालकता ज्यादा है, हाँ है ना? चलिए, तो ये सारी चीज हो गई। देखो, शरीर को सेकने के लिए, कमरे को गर्म करने के लिए। अब देखो, ये फसलें, आपने देखो, जो फसलों पर पाला लगने लगता है, बर्फ, इतनी ज्यादा ठंड पड़ने लगती है कि पत्तियों पर बर्फ जम जाएगी। अगर पत्तियों पर बर्फ जमी तो जैसे अगर हमारे नाक पर बर्फ जम जाए तो हम मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम सांस नहीं ले पाएंगे। तो एक्चुअली रंध्रों द्वारा पौधे सांस लेते हैं। वो रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों में। अगर पत्तियों में क्या जम गई, तो अब किसान क्या करते हैं? किसान के पास कोई हीटर तो है नहीं कि पेड़ों के नीचे रख दे, तो किसान क्या करते हैं? पूरे खेत में पानी भर देते हैं नालियां बनाकर। अब ये पानी जो नालियों भरा, ये क्या करता है? दिन भर ऊष्मा लेता है, किससे? सूर्य से। लेकिन ये अपना वही बात आ गई कि ये हीट लेता है लेकिन शो नहीं करता। हीट इसके पास है, और रात में क्या करता है? जब सूर्य छिप जाता है तो इसी हीट को निकालने लगता है, शो नहीं करता। चारों तरफ गर्म माहौल बन जाता है, और गर्म माहौल बनने के कारण वहां पर बर्फ नहीं जमती। यही कारण आप सुबह सुबह नल का पानी, सुबह सुबह कुएं का पानी, सुबह सुबह नदी का पानी से आप नहाने का प्रयास करोगे, नहाते होगे तो आपको गर्म लगेगा। ठीक है? अब ये एहसास वो बता सकते हैं जो सुबह सुबह नहाते हैं, तो वो बता देंगे कि हाँ सर, नहाते हैं गर्म पानी में, सॉरी नदी के पानी में तो गर्म लगता है। चलिए, बहुत बढ़िया, एक लड़का बोला, मतलब वो सुबह सुबह नहाता है। चलिए, द्रव और ठोसों की अपेक्षा पानी की विशिष्ट ऊष्मा सदैव अधिक होती है। यही कारण है कि पानी को गर्म करने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक है? अब देखें अवस्था परिवर्तन। क्या आया? पढ़ चुके। क्यों पढ़ चुके? फिर वही हिमांक, फिर वही गलनांक, फिर वही, आया ना? ओके। द्रव से या तो ठोस बना लो, द्रव से या तो गैस बना लो, एक दूसरी अवस्था। अच्छा, ये अवस्था परिवर्तन होता कब है? या तो ऊष्मा दी जाए या उसमें से ऊष्मा निकाल। जैसे अब फ्रिज में कोई चीज रखते हो, फ्रिज में कोई चीज ठंडी हो जाती है, जम जाती है। क्यों? फ्रिज करता क्या है? फ्रिज के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। फ्रिज करता ये है आपका
कि आपने कोई वस्तु रखी, उसने ऊष्मा ली, बाहर फेंक दी, ऊष्मा निकाली, बाहर फेंक दी, ऊष्मा जैसे जैसे उसमें से पदार्थ में से ऊष्मा कहां होती जाएगी, तो उसका ताप क्या होता जाएगा, कम, और ज्यादा कम होते 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 जम नहीं आ रही बात समझ। ऊष्मा बाहर होगी तो वस्तु ठंडी होगी, जम जाएगी, और अगर ऊष्मा अंदर होगी, उसे ऊष्मा दी जाए तो पदार्थ का ताप बढ़ेगा और वो पिघलने लगेगी। नहीं आ रही बात समझ में। तो अवस्था परिवर्तन में मुख्य भूमिका किसकी है, ऊष्मा की। किसकी है, अरे क्लियर है, देखे चलिए। किसी ताप पर किसी पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन अवस्था परिवर्तन कहलाता है। यह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है, उस पदार्थ का गलनांक नहीं पता, नहीं पता, हिमांक पता है, गलनांक पता है, क्वथनांक, द्रवणांक, अरे क्लियर है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। देखो, कोई ठोस, कोई ताप जिस पर ताप पर कोई द्रव ठोस अवस्था में ठोस माने जम गया, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। एक निश्चित ताप जिस पर अवस्था गैसीय अवस्था में, उसे क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो, वाष्पीकरण, क्वथनांक, वाष्पीकरण, और एक आता है वाष्पन। देखो शायद यहां आया होगा, देखते हैं, संघनन, चलिए देखें वाष्पीकरण क्या कहलाता है। वाष्पीकरण और एक वर्ड आता है वाष्पन, ठीक। ये दो वर्ड सुनने में एक से लगते हैं, लेकिन ये हैं क्या। देखिए, जब कोई द्रव अपने क्वथनांक तक गर्म हो फिर भाप बने, क्वथनांक तक गर्म हो फिर भाप बने, तो इसे कहते हैं वाष्पीकरण। क्या कहते हैं, अरे क्लियर है। लेकिन अगर कोई द्रव क्वथनांक तक गर्म ना हो फिर भी भाप बन जाए, उसे कहते हैं वाष्पन। अब आप कहोगे कैसे, जैसे हमें पसीना आता है, हमारा पसीना भी एक प्रकार का पानी है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि पहले हमारा शरीर 100 डिग्री पर हो तब वो उड़े, नहीं, वो 100 डिग्री के बिना ही हवा के साथ उड़ जाता है। उड़ जाता है मतलब हमारा पसीना गैस बन गया, लेकिन 100 डिग्री पर गैस तो नहीं बना, समय के पहले ही गैस बन गया। और जब आपने एक बात महसूस की होगी कि अगर आपको पसीना आया और हवा लगी तो आपको बड़ा ठंडक महसूस होती है। क्या आपने कभी पता किया कि आपको ये ठंडक महसूस क्यों होती है। देखें, आपका पसीना शरीर से द्रव से गैस बना, द्रव से, अब अवस्था परिवर्तन हुआ, द्रव से क्या बना, गैस, कार्य तो हुआ है। इस कार्य के लिए ऊर्जा चाहिए थी, क्योंकि बिना ऊर्जा के कोई कार्य, वो ऊर्जा कहां से आई, वो ऊर्जा आई आपके शरीर से, आपके शरीर से ले ली हीट और वो काम हो गया। अगली बार फिर हीट ली, काम हो गया। तो वो काम जब होता है तो आपके शरीर से जब हीट निकलती है तो आपके शरीर का टेम्परेचर डाउन होता है। क्या होता है, अरे क्लियर है। और डाउन होता है तो इतनी भयंकर गर्मी में आपको लगता है कि हाँ यार बड़ा मजा आ रहा, टेम्परेचर क्या हो गया, डाउन। नहीं आ रही बात सुनिए, आ रही है तो याद रखिए। अच्छा, मटका, घड़ा पानी को ठंडा कर देता, कोई मशीन है क्या उसके पास। एक्चुअली करता क्या है, जैसे ही आपने घड़े को भरा, घड़े के छिद्रों से पानी कहां आ गया, बाहर, मटका बाहर से गीला दिखने लगा, हवा चली, बाहर का जो पानी था वो हवा के साथ हवा बनकर उड़ गया, उड़ गया। पानी क्या बन गया, भाप। इसमें ऊर्जा तो मिली,
तब तो काम हुआ। ये ऊर्जा कहां से आई? ये जो अंदर पानी भरा था ना, उससे हीट निकाली और काम हो गया। लगातार यही हो रहा। फिर पानी आया, हीट अंदर से निकाली, काम हो गया, हीट निकाली, काम हो गया, हीट निकाली, काम। तो जितने बार हीट कहां हुई? बाहर हुई। अंदर हीट क्या हो गई? कम। और जैसे जैसे कम हुई तो पानी क्या हो गया? ओके, याद रखिएगा, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण और वाष्पन दो लगभग लगभग सगे भाई हैं। वाष्पीकरण तब कहा जाता है जब 100 डिग्री पर ही पानी उबले और भाप बने, ये वाष्पीकरण है। वाष्पन क्या है? जब उससे कम डिग्री पर ही, हाँ है ना, वाष्पन। उसमें एक बात और, ओवरऑल इन दोनों को मिलाकर हम वाष्पीकरण कह देते हैं, तब भी गलत नहीं है। आप कपड़े सुखाने डालते हो तो आपका कपड़ा 100 डिग्री पर नहीं होता। ऐसा नहीं कि आपकी शर्ट पहले 100 डिग्री पर हो गई फिर वो सूखी, ऐसा तो नहीं होता। कि आपके घर के कोई लोग हों, पहले उसको पापड़ जैसा आग पर डालते हो, ऐसा तो नहीं करते। कैसे करते हैं? वातावरण में डाला तो उसका पानी भाप बनकर उड़ गया, जबकि आपके कपड़े 100 डिग्री पर नहीं आए। एक्चुअली क्या हुआ? अरे क्या हुआ? लेकिन वाष्पन को भी आप वाष्पीकरण कह सकते हैं, गलत नहीं। अब वाष्पीकरण कब ज्यादा होता है? देखें जरा, जब मौसम में आर्द्रता कम हो। अब फिर वही बात, हमेशा उच्च से निम्न की ओर चीजें चलती हैं। हवा है उच्च दाब से निम्न दाब, ताप उच्च ताप से निम्न ताप। अब अगर हवा सूखी है और आपके कपड़े में पानी है, तो पानी कपड़े से वातावरण में जाएगा। तो हमेशा अगर मौसम में आर्द्रता कम है तो आपकी आर्द्रता यानी कपड़े की आर्द्रता कहां चली जाएगी? हाँ या ना? और यदि बरसात का मौसम है, आप कहते कपड़े नहीं सूख रहे, क्यों नहीं सूख रहे? क्योंकि आपके कपड़े बराबर आर्द्रता तो मौसम ही में है। ओके, अब यहाँ की आर्द्रता यहाँ ट्रांसफर नहीं हो रही। आपने देखा होगा बड़ी गर्मियों में अगर आप कभी धूप में निकलते हो तो आपके चेहरे में जलन होने लगती है। कारण क्या है? वहां सूखा है, आपके चेहरे में मॉइस्चर है, गीलापन है, आर्द्रता है। ये आपके चेहरे की आर्द्रता कहां चली गई? चली गई है। सूखने के कारण आपके चेहरे में जलन होने लगी। अभी ठंड में आप सुबह सुबह गाड़ी चला के जाइए, चेहरे में जलन होने लगेगी, क्योंकि अभी भी मौसम में आर्द्रता कम है। क्योंकि जितनी आर्द्रता है वो जम गई, कोहरा बन गई, बर्फ बन गई। आर्द्रता कम है, आपकी आर्द्रता किसने ले ली? मौसम। सूखने के कारण आपको दिक्कत होने लगी। समझ में आ गई बात? तो क्या वाष्पीकरण और वाष्पन समझ में आया? हम चाय पी के आ रहे हैं, इसकी आगे बात कर रहे हैं, ठीक है? बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? चलिए, चलिए, होगा रिलैक्स? देखिए, इन चीजों में सबसे अच्छी बात क्या है, अगर आप रटेंगे नहीं। और एक बात, घर में जाके सेम डे
इस चीज को रिवाइज किया करो। जैसे आज अपने टेम्परेचर पड़े कहीं 357, कहीं -40, कहीं पारा जमता है -39 पर, हाँ है ना। तो इन सारी चीजों में क्या होगा कि आपकी याददाश्त बिल्कुल तगड़ी हो जाएगी। सेम डे उसी दिन रिवीजन करिए आप। ओके, लड़के लड़कियां करते क्या है, अब हो जाएगा रिवीजन, तो आपकी कोचिंग आने का कोई मतलब ही नहीं। सुन रहे हो? चलिए, तो क्या वाष्पीकरण और वाष्पन समझ में आ गया? तो आप देखें, वाष्पीकरण हमने किसको कहा? वाष्पीकरण हमने कहा कि जब, सुन ले जरा, जब द्रव भाप बने तो इस क्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण। देखना, जब पानी भाप बने, क्या बने? क्या बनेगा? ये क्या कहलाएगा? वाष्पीकरण। क्या कहलाएगा? अरे क्लियर है? और जब ये भाप ठंडी होगी तो क्या बन जाएगी? पानी। क्या बन जाएगी? इसे कहते हैं संघनन। क्या कहते हैं? तो हमारे यहां जो बरसात होती है वो बरसात का मुख्य उदाहरण है दोनों क्रियाएं, बाष्पीकरण धन संघनन। बाष्पीकरण धन, अरे क्लियर है? एक बात और, बाष्पीकरण के लिए पहली बात मैंने आपको बताया कि मौसम की में आर्द्रता कम होनी चाहिए, यानी आर्द्रता में बहुत ज्यादा अंतर होना चाहिए। जितना ज्यादा अंतर होगा बाष्पीकरण उतना ज्यादा होगा। एक बात। दूसरी बात, पानी की सतह जितनी ज्यादा बड़ी होगी, देखें, क्योंकि बाष्पीकरण कहां से होता है? सतह से। देखो ये तालाब है, ये देखो बहुत बड़ा कई किलोमीटर समुद्र है, तो यहां 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 सब जगह से बाष्पीकरण हो रहा, यहां पर केवल इतनी जगह से हो रहा। ये कुआं है तो यहां पर पानी है ज्यादा, लेकिन बाष्पीकरण केवल कहां से होगा? ऊपर से। तो एक बात याद रखिए, सतह का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वाष्पीकरण होगा। इसलिए वाष्पीकरण सबसे ज्यादा समुद्रों से होता है। कहां से होता है? अरे क्लियर है? और अगर हम समुद्रों से थोड़ा कम देखें तो तालाबों से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संघनन आप समझ गए, गैस का, द्रव्य नहीं, एक्चुअली ये द्रव है। क्या है ये? ओके, द्रव में बदलना, वर्षा बाष्पीकरण धन संघनन। ओके, अवस्था परिवर्तन, द्रव की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और किसी। अब देखो जरा सीधी बात, ठोस को हीट दोगे द्रव में बदलेगा, द्रव को और हीट दोगे गैस में बदलेगा, गैस से हीट वापस ले लोगे द्रव में आ जाएगा, द्रव से और हीट वापस ले लोगे। अरे क्लियर है? देखें, ये देखो सॉलिड लिक्विड, ये देखो मेल्टिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट, ये देखो, आया ना? अरे क्लियर है? देखें, ताप परिवर्तन के प्रभाव, अब ये सब हो चुका है यार। ताप परिवर्तन, कहीं ताप देंगे तो वस्तु फैलेगी, ताप देंगे तो अवस्था परिवर्तन होगी। नहीं पढ़ा पढ़ने? देखो हो गया क्वथनांक, हो गया संघनन, हो गया हिमीकरण, फ्रीजिंग पॉइंट। नहीं पढ़ाया? हाँ, ऊर्ध्वपातन। ये एक्चुअली क्या है? देखो जरा, हमारी बात सुन लीजिए। जब हम किसी ठोस को हीट देते हैं तो पहले ये द्रव में बदलता है, फिर काय में, गैस में। लेकिन दुनिया में कई पदार्थ ऐसे हैं जो अगर ठोस में हो सीधा गर्म कर दो सो। फॉर एग्जाम्पल कपूर, हाँ है ना? कई प्रकार की मोम भी ऐसी आती हैं। आपने आजकल मोमबत्ती देखी होगी, आप मोमबत्ती जलाते हो तो आपने मोमबत्ती जलाई, मोमबत्ती जलती जाएगी, मोम नीचे नहीं गिरेगा, सीधा गैस बनकर उड़ जाएगा। देखी होगी आजकल आपने। आजकल पहले क्या होता था, मोमबत्ती जल रही है फिर वो टपक रही है, फिर नीचे गिर गई है, पूरे में फैल गई। अब नहीं आती ऐसी मोमबत्तियां। सही है? देखें तो इसी को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। इसके और सारे उदाहरण देखें तो ये सीधा सीधा था कि अगर कोई पदार्थ ठोस से सीधा काय में बदल जाए। ओके, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कपूर और नेपथलीन,
ये 4 नाम याद कर लेना। कौन कौन? अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, ओके। ऊर्ध्वपातन में आएंगे। वाष्पन में पढ़ा चुका आपको, नहीं पढ़ाया? देखो अपने क्वथनांक के नीचे ही भाप बन जाए। देखो वायु की आर्द्रता जब निम्न होती है तो वाष्पन तेज होता, नहीं पढ़ाया? वायु में आर्द्रता कम है माने निम्न है तो वाष्पन ज्यादा होगा, अगर वायु में आर्द्रता ज्यादा है तो वाष्पन कम होगा। दूसरी बात क्षेत्रफल, अगर पानी का क्षेत्रफल ज्यादा है तो वाष्पन ज्यादा। देखो आप सारी चीजें मैं बता दी। वाष्पन के कारण शीतलन, फिर वही बात, पसीना, पसीने से वाष्पन हुआ तो शीतलन माने ठंडक, शीतलन का मतलब ठंडक। अब घड़े में पानी था, वाष्पन हुआ तो शीतलन हुआ। नहीं आ रही बात समझ में? देखो जरा, हमने सारी, किसी पात्र में भरा द्रव जब वाष्पित होता है तो वह उस पात्र से वाष्पन की गुप्त ऊष्मा ले लेता है, अंदर से ऊष्मा ले ली, हमें पता नहीं चला। चलिए, तो ये सारी चीजें आप पढ़ लेना। मिट्टी के घड़ों की दीवारों पर बड़ी संख्या में छिद्र होते हैं, पानी बाहर आता है, फिर वो पानी उड़ जाता है, कहां से उड़ जाता है? अंदर से हीट ले लेता है, वो सारी कहानी लिखी है, ठीक है? देखो सूती कपड़े जल के उत्तम अवशोषक होते हैं और हमारे शरीर से निकले हुए पसीने को अवशोषित कर लेते हैं। जब वो अवशोषित कर लेते हैं तो हमें ठंडक महसूस होती है, सही है? अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको प्लास्टिक के कपड़े पहनाए जाएं तो आप घबरा जाएंगे, क्यों? कारण क्या है? वो आपके शरीर की हीट तो ठीक है, जो आपका वाष्पन होता है ना, वो वाष्पन की क्रिया नहीं कर पाएंगे और वो मौसम में और आप में एक अवरोधक दीवार बना देंगे और इस कारण से आपको बहुत ज्यादा घुटन महसूस होने लगेगी, ओके? पूरी कहानी वही है। कहीं इसमें ग्रीष्म ऋतु में हमारे शरीर का ठंडा रखने को असमर्थ होते हैं, इसलिए हम पॉलिस्टर के कपड़े नहीं पहनते। ये सारी कहानियां लिखी हुई हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं। अभी पंखा कूलर चलाते हैं, हम क्या करते हैं एक्चुअली? पंखा कूलर चलाने का मतलब क्या है? पंखा कूलर चलाने का मतलब केवल यही है कि यहां से जो आपने पंखा चला, हवा आई तो हवा ने हमारे पसीने को उड़ा दिया। समझ में आ रही बात? उससे क्या मिली हमें? ठंडक। तो एक्चुअली पंखा कूलर इसी सिद्धांत पर काम करते हैं, वाष्पन के सिद्धांत पर। काय पर? अब आप कहोगे कि सर हम कूलर में बैठे हैं तो अब कैसे ठंडक आ रही? बिल्कुल सही है आपका कहना, लेकिन कूलर ने पानी को भाप बनाया। अब कूलर के अंदर कोई भट्टी तो लगी नहीं थी, उसने पानी को भाप बनाया, उड़ाया। उस पानी को भाप बनाने के लिए एनर्जी कहां से लाया? आपके कमरे के टेम्परेचर को लिया और पानी को क्या बना दिया? भाप, वाष्पन कर दिया। हर सेकंड दर सेकंड आपके कमरे का टेम्परेचर लिया, फिर भाप बना दिया। तो आपने देखा कि वहां पर आपका जो कमरे का टेम्परेचर वो लगातार क्या होता गया? कम। हाँ है ना? लेकिन कई बार हम कहते हैं कि चारों तरफ से यदि कमरा बंद हो तब आपका कूलर भी कुछ नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि एक्चुअली उसके अंदर वाष्प इतनी ज्यादा हो जाती है कि अब यहां पर आर्द्रता, ये आर्द्रता और इस आर्द्रता में कोई अंतर नहीं बचता। सो अब ये परिवर्तन क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। और आप कहते हैं कूलर चल तो रहा है लेकिन यार हवा ठंडी नहीं आ रही, कहते हैं आप। क्यों? क्योंकि वाष्पन का सिद्धांत है कि मौसम में और इसमें अंतर होना चाहिए। नहीं पढ़ा भी आपने? और दोनों इक्वल हो गए तो ये वाष्पन बंद हो जाएगा, ठीक है? ठीक। तो ये सारी चीजें हो गई हैं गुप्त ऊष्मा। अब देखें ये गुप्त ऊष्मा कहलाती क्या है, अब बता रहे हैं। पढ़ चुके हैं आप, क्या पढ़ चुके? आपने देखा होगा, अभी हमने आपसे कहा था कि हमने पानी लिया 0 डिग्री पर, ठीक? 0 डिग्री पर बर्फ बन गया। अगर बर्फ 0 डिग्री पर था तो पानी बना, वही 0 डिग्री पर है। हमें इतना तो पता है। और पानी 100 डिग्री पर था, 100 डिग्री पर भाप है, 100 डिग्री की भाप थी, पानी बना तो 100 डिग्री पर बना। यार भैया मैं समझ में नहीं आ रहा कि अगर बर्फ 0 डिग्री पर थी, अगर इसे हीट दी गई तब तो ये पानी बना। और ये 0 दिख रहा है, ये 0 तो हीट ली वो गई कहां? वो खर्च हो गई अवस्था परिवर्तन। कहे में अरे क्लियर है? याद रखिए, जब भी बर्फ पानी बनता है
तो वो वातावरण से हीट लेता है, दिखाता नहीं, 0 से 0 दिखाता है, लेकिन वातावरण से हीट लेता है। तब तो बर्फ से क्या बनता है? पानी। जब पानी भाप बनता है तो हीट लेता है लेकिन बताता नहीं है। इसी को कहते हैं गुप्त ऊष्मा। अवस्था परिवर्तन में जो ऊष्मा खर्च हो जाती है उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। लेकिन उल्टा, उल्टा क्या? जैसे भाप से पानी बने, भाप से क्या बने? तो 100 डिग्री की भाप, 100 डिग्री का पानी, लेकिन एक एक्स्ट्रा ऊष्मा और त्याग दी गई जो आपको पता नहीं चला। ओके, यानी जब भाप से पानी बनेगा तो हमें कुछ और ऊष्मा मिलेगी, लेकिन वो हमें दिखेगी नहीं, हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो इसे कहते हैं गुप्त ऊष्मा। इसलिए क्वेश्चन आता है कि भाप से जलना और पानी से जलना कौन सा ज्यादा खतरनाक है? तो हम कहते हैं भाप से जलना। क्यों? क्योंकि जब आप पानी से जलेंगे तो 100 डिग्री की जलन होगी, लेकिन अगर आप भाप से जले तो भाप 100 डिग्री पर तो है ही, और जब वो भाप क्या बनेगा? पानी। तो वो क्या करेगी? भाप और एक्स्ट्रा एनर्जी छोड़ेगी जो दिखेगी नहीं लेकिन जलन देगी आपको। हाँ या ना? अरे क्लियर है? देखे, प्रयोगों द्वारा ज्ञात हुआ कि 0 डिग्री 1 किलोग्राम और 0 डिग्री पर पानी ले लिया जाए तो इतने 36,000 जूल आवश्यकता होती है। ये देखो, इस सारा का सारा वही चीजें लिखी हैं कि इसके विपरीत यदि 0 डिग्री के जल को 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ में बदला जाए तो 80 कैलोरी या 336 जूल ऊष्मा उत्सर्जित होती है। वही बात आई ना? चलिए, तो ये सारी चीज आपको कंप्लीट हो गई है। आप देख लीजिएगा, ये गुप्त ऊष्मा हम आपको बता चुके हैं। अब हमें देखना है ऊष्मा का संचरण, और ये आज का लास्ट पॉइंट है और यहां आपका लेसन खत्म। ऊष्मा का संचरण का मतलब होता है कि हीट ट्रेवल कैसे करती है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है। अब देखो, पहली बात तो यह है कि ऊष्मा या तो अणुओं के द्वारा, अब अणु परमाणु तो बढ़ाए थे, पदार्थ में एक अणु है, देखो ये अणु, दूसरा अणु, तीसरा अणु, चौथा अणु, ये सब पदार्थ जुड़े हैं, अणु जुड़े हैं। तो पहली बात तो ये है कि अगर आप कोई लोहे की छड़ लिए हैं और आपने यहां पर आग में गर्म कर दी, तो होता यह है कि ये अणु दूसरे को ऊष्मा देता है, ये इसको देता है, ये इसको देता है, ये इसको देता है, ये इसको देता है, और पदार्थ बिना चले ही, बिना ट्रेवल करे ही पदार्थ ऊष्मा को ट्रेवल कर देता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे हम इस लड़की को पेन दें, वो पीछे वाली लड़की को दे दे, वो पीछे वाली लड़की को दे दे, तो ये पेन पीछे पहुंच जाएगा, जबकि कोई लड़का अपने स्थान से या लड़की अपने स्थान से नहीं हिलेगा। सही है? तो ये ठोस में ये कहलाता है चालन। हाँ या ना? इसे कंडक्शन कहते हैं। इसमें ऊष्मा ट्रेवल करती है लेकिन पदार्थ ट्रेवल नहीं करता, मटेरियल ट्रेवल नहीं करता, लेकिन ऊष्मा ट्रेवल कर जाती है। दूसरा टाइप होता है कि जब ऊष्मा ट्रेवल करती है लेकिन पदार्थ के साथ पदार्थ ही उसे ले जाता है। जैसे गर्म हवा, गर्म हवा यहां है, आपने कोई हीटर से गर्म हवा निकाली तो वो हवा जहां जहां जाएगी वहां वहां हीट जाएगी, जहां वो हवा नहीं पहुंचेगी वहां हीट नहीं पहुंचेगी। तो द्रव और गैस, द्रव और गर्म पानी जहां जहां पहुंचेगा वहां वहां गर्मी पहुंचेगी, जहां गर्म पानी नहीं पहुंच पाएगा, जैसे हम यहां गर्म पानी लुढ़का दें, गिरा दें, तो आप तक हीट नहीं पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि इसमें द्रवों में और गैसों में हीट हमेशा बहकर उन्हीं के साथ चलती है, अलग से ट्रेवल नहीं करती। हाँ या ना? तो जब वो बहकर हवा के साथ या पानी के साथ या द्रव के साथ ट्रेवल करती है तो इसे कहते हैं संवहन। क्या कहते हैं? तो देखिए, पहले में पदार्थ ट्रेवल नहीं हुआ, उसने ट्रांसफर कर दिया, लेकिन पदार्थ ट्रेवल नहीं हुआ। ये ज्यादातर धातुओं में पाया जाता है। क्या में? हमें आवाज नहीं आ रही है? ओके, ये धातुओं में पाया जाता है, अधातुओं में नहीं पाया। जो लकड़ी, लकड़ी को आप यहां गर्म करोगे यहां गर्म नहीं होगी, या प्लास्टिक यहां गर्म करोगे यहां गर्म, लेकिन लोहे की छड़ यहां गर्म करोगे यहां गर्म हो जाएगा। ठीक है?
तो ये काय में, धातुओं में, काय में, ठोस में नहीं कहना, ठोस में तो होता है लेकिन धातुओं में। अब पत्थर को एक तरफ गर्म करो, दूसरा कोना गर्म नहीं हो पाता, क्यों? क्योंकि वो अचालक है। समझ में आ रही बात? तो धातुओं में और ठोस धातुओं में, पारा एक धातु है। पारा कैसी है? भले ये द्रव है लेकिन कैसी है? इसलिए इसमें ऊष्मा चालन द्वारा जाती है, बहकर नहीं जाती। अब आप ये मत कहना सर पारा, पारा बहता नहीं, एक्चुअली पारा फैलता है। पारा बहता नहीं, पारा, तो पारे के अणु एक दूसरे को ऊष्मा ट्रांसफर करते जाते हैं। तो याद रखना पारे में ऐसा ट्रांसफर होता है ये। अरे क्लियर है? पारे में बहकर नहीं हो तो, क्योंकि पारा धातु है। ओके। और एक तीसरा होता है जिसमें ऊष्मा को ले जाने वाला कोई होता ही नहीं, ना तो ठोस है, ना धातु है, ना द्रव है, ना कोई गैस है, बीच में कोई है ही नहीं। ऊष्मा स्वयं अपने आप किरणों के रूप में पहुंच रही। जैसे कहीं अंगारे जल रहे हैं, आप वहां खड़े हैं, आप कह रहे हैं हाँ यार सर, अपन बुंदेलखंड कहते आंच आ रही है, डायरेक्ट किरणें आ रही, ना पानी बहा कर ला रहा, ना हवा बहा कर ला रही, ना तुमने कोई लोहे की छड़ लगा रखी है। सही है? सूर्य से आने वाली किरणें, हम सूर्य की धूप में खड़े हो जाएं तो हमें लगता है हाँ धूप लग रही है, हीट आ रही है। कैसे आ रही है हीट? कोई हवा ला रही क्या? क्यों? क्योंकि बीच में तो वायुमंडल है ही नहीं। पृथ्वी तक थोड़ा दूर तक वायुमंडल, लेकिन बीच में तो कोई वायुमंडल है नहीं। तो इसे कहते हैं विकिरण। क्या कहते हैं? चलिए देखते हैं इसको। हम कहते हैं कि ऊष्मा का संचरण तापांतर के कारण ऊष्मा का एक जगह से तापांतर, उच्च ताप से निम्न ताप। देखें, ऊष्मा के संचरण के 3 प्रकार हैं। चालन, आया ना? चालन, ओके, संवहन और विकिरण, रेडिएशन। क्लियर है? 3 तरीकों से ऊष्मा चलती है, ये क्लियर हो चुका। अब देखें चालन, तापांतर के कारण, तापांतर तो पहले, तापांतर नहीं होगा तो ऊष्मा ट्रेवल नहीं करेगी। यहां और यहां 2 पॉइंटों में अगर अंतर होगा तो ही ऊष्मा ट्रेवल करेगी। सही है? एक चीज और आपने एक बात देखी होगी, आपने अभी रिमोट पकड़े हैं, आप कहेंगे सर रिमोट ठंडा है। एक्चुअली रिमोट ठंडा नहीं, आप गर्म हो। याद रखना ऊष्मा हमेशा तापांतर पर गमन करती है। अगर आपसे ऊष्मा वस्तु में जा रही है, नहीं आ रही बात समझ में, तो इसमें ऊष्मा कैसी है? कम। जब तो हमारे शरीर से जा रही है तो ये वस्तु हमें ठंडी लगेगी। उल्टा अगर हमारे शरीर में हीट कम है, जैसे अब कोई लोहे का गोला गर्म रखा है, आपने उसको छू लिया, तो अब क्या हुआ? उसमें हीट ज्यादा है, अपन में हीट कम है, तो हीट कहां आएगी? अपनी ओर, तो वो हमें गर्म लगेगी। नहीं आ रही बात समझ? जो वस्तु हमसे हीट लेती है वो ठंडी लगती है, जो हमें हीट देती है, ओके। देखे, ये मक्खियां भी पढ़ने आ जाती हैं यार। देखें, चालन के लिए माध्यम का होना आवश्यक। बिना माध्यम के चालन इसमें कण स्थान नहीं बदलते, बल्कि केवल परस्पर ऊष्मा ही स्थानांतरित होती है, कण नहीं डिस्टर्ब होते। सभी धातु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, ये सब हो गया, ठीक है। हाँ, चालन के अनुप्रयोग, लकड़ी व लोहे का ताप समान होने पर भी लोहे की कुर्सी अधिक ठंडी लगती है। क्यों? क्योंकि लोहा जो है ऊष्मा का चालक है, तो हमारी हीट तुरंत काय में जाने लगती? लोहे में। हमें लोहे की कुर्सी ठंडी लगती है। हम लकड़ी की कुर्सी पे बैठ जाएं तो भली लकड़ी ठंडी हो, लेकिन वो ट्रांसफर नहीं करती, इसलिए वो हम उतनी ठंडी। चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना धातु के प्याले में चाय पीने से अधिक आसान होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप धातु में पी रहे हैं तो उसने चाय की सारी हीट कायने ले ली, बर्तन ने वो ज्यादा गर्म हो गया। ओके। जबकि चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो अचालक होते हैं, उनने उसकी ऊष्मा को ट्रांसफर नहीं की। ये छोटे छोटे बच्चों जैसे उदाहरण है। बर्फ की दोहरी दीवार बनाकर मकान बनाकर रहते हैं, तो बर्फ की दीवार के अंदर, अब लोग सोचते हैं कि बर्फ की दीवार बनाकर कैसे रह लेते हैं। भैया बर्फ की दीवार बनाने से क्या होता है
कि ये अचालक का काम करती है और बाहर की ठंडक कहां नहीं आ पाती, अंदर, और उसके अंदर भी व्यक्ति सुरक्षित रह लेता है। ठंडक रहती है लेकिन बाहर की अपेक्षा कम। ओके, दीवारों के बीच विद्यमान हवा की परत कुछ अलग का कार्य करने लगती है और अंदर की ऊष्मा बाहर नहीं आ पाती और बाहर की ठंडक अंदर नहीं आ पाती। देखें, सर्दियों में एक मोटी जैसे कपड़े पहनते हैं तो एक्चुअली कपड़े पहनने का कारण क्या है? आप बनियान पहने, इसमें हीट नहीं है, एक्चुअली ये हीट आपकी कहां नहीं जा पा रही? बाहर। चलिए, तो ये सारी चीजें आप पढ़ते रहिएगा। संवहन में आपको बता चुका, नहीं बताया? बताया है। संवहन के अनुप्रयोग विद्युत बल्ब में लगे फिलामेंट को गलने से बचाने के लिए मोटर कार का रेडिएटर भी संवहन के सिद्धांत पर ठंडा होता है। विकिरण, सूर्य से आने वाली जो ऊष्मा होती है वो विकिरण के द्वारा आती है, जो सूर्य से पृथ्वी तक आना। ठीक है, तो ये यहां पर फाइनली आपका ऊष्मा वाला अध्याय खत्म। आपका थर्मामीटर पढ़ा दिया, ऊष्मा के चलने के प्रकार बता दिए, आपको ताप बता दिया, नहीं बताया? हमने सेल्सियस पैमाने बता दिए, हमने र्यूमर पैमाने। कोई डाउट है आपको? एक बात और, बाउंस हमने कुछ नहीं किया, बस अंतर इतना है, हम स्लाइड में आपको एक एक लाइन पेन ना फेर कर पहले बता देते हैं, बाद में स्लाइड खोलते हैं। जैसे गलनांक आपको पहले से पता बता दिया जाता है, बाद में आपको यहां दिखाया जाता है, तो आप कहते हैं नहीं सर अब हमसे बनेगा। तो आपका एक चैप्टर हो खत्म। साइंस का मात्र एक चैप्टर बचा है, जो अगले दिन यानी अब सोमवार को, रविवार को क्लास लगने का बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं, उनको घर जाना है। तो आप बढ़िया आराम करिए कल, अच्छा बढ़िया सोइए, ठीक है, बढ़िया आराम करिए, लेकिन इतना आराम करिए जितने में, ठीक है। तो परसों अपनी क्लास लगेगी।